नमस्कार दोस्तों आपको याद होगा इस साल के शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत बड़ा फैसला आया था जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने डेडलाइन तय कर दिया था गवर्नर्स और प्रेसिडेंट के ऊपर। आप सब जानते हैं कि कोई भी स्टेट लेजिस्लेचर अगर बिल पास करता है तो गवर्नर का सिग्नेचर जरूरी होता है। लेकिन यहाँ पर कई कंप्लेंट्स आ रही थी ऑपोजिशन पार्टीज वाले स्टेट से, जैसे तमिलनाडु हो गया, कि यहाँ पर वो बिल तो पास कर देते हैं लेकिन गवर्नर जो है उस बिल को रोक देते हैं, जिसकी वजह से वो कानून नहीं बन पाता। मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार यहां पर गवर्नर के ऊपर टाइमलाइन सेट कर दिया, और सिर्फ गवर्नर नहीं, प्रेसिडेंट के ऊपर भी। और इसीलिए वापस से प्रेसिडेंट ने एक प्रकार से क्वेश्चंस भेजा था सुप्रीम कोर्ट को, और उसी का आज सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा यू टर्न आया। आप देख सकते हो खबर, सेंटर्स बिग विन एज टॉप कोर्ट ड्रॉज लाइन ऑन सेटिंग टाइमलाइन फॉर गवर्नर्स। इसको थोड़ा सा हमें डिटेल में समझने की जरूरत है कि आज हुआ क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने एग्जैक्टली क्या डिसीजन लिया है, आगे इससे क्या होगा, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं कि आप में से जो भी लोग अगले साल यूपीएससी 2026 का प्रीलिम्स देने वाले हैं, तो इसका जो क्रैश कोर्स है दोस्तों आज से ही स्टार्ट हो रहा है। इसके अंदर आप देख पाओगे लाइव क्लासेस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, करंट अफेयर, सी सैट टेस्ट सीरीज और इवन पर्सनल मेंटरशिप आपको मिलेगा। लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। यूज दिस कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए, और ये फोन नंबर है, यहां पर आप कॉल कर सकते हैं, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने आज प्रेसिडेंशियल रेफरेंस का जवाब दिया है। आप सब जानते हैं कि हमारे देश में प्रेसिडेंट के पास पावर होती है कि वो सुप्रीम कोर्ट से कुछ सवाल पूछ सकते हैं। अब वो सवाल का जवाब सुप्रीम कोर्ट देगी, नहीं देना चाहती, ये सुप्रीम कोर्ट के ऊपर निर्भर करता है। और सुप्रीम कोर्ट ने जो जवाब दिया है, जरूरी नहीं है कि वो प्रेसिडेंट को मानना ही पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। बेसिकली प्रेसिडेंट अपनी तरफ से क्वेश्चन पूछते हैं सुप्रीम कोर्ट से। और ध्यान में रखिएगा, प्रेसिडेंट कुछ भी करेंगे तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट के कहने पर ही करते हैं। जैसे प्रेसिडेंट मुर्मू जी, तो ऑब्वियस सी बात है, इस समय जो एनडीए की सरकार है सेंटर में, वही प्रेसिडेंट को कहते हैं, और प्रेसिडेंट जो है एक प्रकार से सुप्रीम कोर्ट से पूछते हैं। तो यहाँ पर हुआ क्या है कि जो प्रेसिडेंट और गवर्नर्स के ऊपर टाइमलाइन लाया गया था पहले सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, अब उसको हटा दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा है कि हम टाइमलाइन सेट नहीं कर सकते। पहले सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही टाइमलाइन सेट किया था, और अब यहां पर यू टर्न लिया है। लेकिन इसमें एक बड़ा कैविएट है, एक बहुत बड़ी चीज भी बोली है, जो मैं आपको इसके अंदर बताऊंगा। ओवरऑल आपको यह समझना है कि जो बाउंड्रीज हैं, अगेन लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, उसमें क्लैरिटी लाई गई है कि जुडिशरी का काम क्या है, एग्जीक्यूटिव का काम क्या है, और लेजिस्लेचर का काम क्या है। देखो, थोड़ा सा बैकग्राउंड भी एक बार मैं आपको बता देता हूं। 2025 के स्टार्टिंग में आप सबको याद होगा, तमिलनाडु ने एक पिटीशन फाइल किया था सुप्रीम कोर्ट के अंदर, कंप्लेन किया था कि देखिए, हम कई सारे बिल्स पास कर चुके हैं, लेकिन जो गवर्नर है RN रवि, वो उस बिल को एसेंट नहीं दे रहे हैं, वो साइन नहीं कर रहे हैं। तो जब तक वो साइन नहीं देंगे तो ये कानून में नहीं बन पाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की बेंच ने यहां पर डायरेक्शंस जारी किए थे, और आप देख सकते हो इसके अंदर ये बहुत बड़ा लैंडमार्क रूलिंग था, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर कोई भी स्टेट लेजिस्लेचर बिल पास करती है तो 1 महीने के अंदर अंदर गवर्नर को डिसीजन लेना होगा। और अगर यहां पर गवर्नर रिटर्न करते हैं बिल को, गवर्नर के पास पावर होती है कि कोई भी बिल अगर पास होकर उनके पास आया है तो उसको रिटर्न कर सकते हैं, लेकिन वही बिल अगर लेजिस्लेचर फिर से पास कर देती है, तब तो गवर्नर को साइन करना ही पड़ेगा, अगेन 1 महीने के अंदर। या फिर गवर्नर के पास पावर होती है कि वो उस बिल को प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व कर सकते हैं। तो अगर मान लो गवर्नर प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व करते हैं, तो उस केस में प्रेसिडेंट को भी 3 महीने के अंदर अंदर डिसाइड करना पड़ेगा। आप समझ रहे हो, ये पहली बार हुआ होगा कि गवर्नर और प्रेसिडेंट के ऊपर टाइमलाइन सेट किया जा रहा है। एक डेडलाइन दी जा रही है कि अगर आप इस डेडलाइन पर एक्ट नहीं करोगे, और मान लीजिए अगर यहां पर 1 महीने में डिसीजन नहीं लिया जाता, तो ऑटोमेटिकली मान लिया जाएगा कि वो बिल गवर्नर ने साइन कर दिया है। ठीक है, तो एक प्रकार से यहां पर अब हुआ क्या कि सेंटर के लिए बड़ा झटका था। सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसा नहीं चाहती थी, लेकिन जितने भी ऑपोजिशन रूल्ड स्टेट्स थे, चाहे वो कर्नाटका है, केरला है, तमिलनाडु है, उनका मानना था कि उनकी बड़ी जीत हुई थी, और वो सेलिब्रेट कर रहे थे कि ऐसा है। लेकिन इसी को देखते हुए यहां पर फाइनली आप देख सकते हो, प्रेसिडेंट मुर्मू जी ने 14 सवाल पूछे सुप्रीम कोर्ट से इस पर्टिकुलर जजमेंट को लेकर। और इस 14 सवालों में अगर आप देखोगे, कई चीजें पूछी गई। टाइमलाइंस को लेकर क्लैरिटी मांगी गई, फिर से स्कोप ऑफ डिस्क्रिप्शन को लेकर, जुडिशियल रिव्यू को लेकर, वैलिडिटी ऑफ डीम्ड एसेंट एसेंट को लेकर, मैं आपको बताऊंगा, डोंट वरी, ये डीम्ड एसेंट क्या है, और यूज ऑफ आर्टिकल 121 142 को लेकर बहुत सारी चीजों का सवाल पूछा गया। और इसी को लेकर जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है 5 जजों की, ये सेटअप की गई, विच वॉज लेड बाई अभी जो करंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है ना, BR गवई साहब, उनके अंडर में 5 जजों की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच सेट की गई। अब क्वेश्चन ये आता है कि आज
सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने क्या फैसला लिया है। सबसे बड़ा फैसला तो यही है कि सुप्रीम कोर्ट टाइमलाइन इंपोज नहीं कर सकती। देखो क्या होता है कि यहाँ पर कोई भी बिल अगर गवर्नर और प्रेसिडेंट के पास गया तो उनके पास पावर होती है कि उसको साइन कर सकते हैं, उसको असेंट जो है अपना विथहोल्ड कर सकते हैं, रोक सकते हैं, रिटर्न कर सकते हैं बिल को रिकंसिडरेशन के लिए, या फिर गवर्नर उस बिल को प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व कर सकते हैं। तो ये जो पावर है ये संविधान में दी गई है, कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई है, और यहां पर सुप्रीम कोर्ट ये पावर उनसे नहीं छीन सकता। ये सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही क्लैरिफाई किया है और कहा है कि यहां पर डेडलाइन देना सही नहीं है। और दूसरा, ये जो डीम्ड एसेंट का मतलब मैंने आपको बताया ना कि 1 महीने के अंदर अगर गवर्नर एक्शन नहीं लेते हैं बिल को, तो यहां पर ऑटोमेटिकली मान लिया जाएगा, डीम्ड एसेंट मान लिया जाएगा कि वो बिल पास हो गया है, गवर्नर ने साइन कर दिया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी ही बात को खारिज किया और कहा कि देखो ये गलत है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डीम्ड एसेंट का कोई प्रोविजन ही नहीं है, और यहां पर यह कहना कि ऑटोमेटिकली बिल पास हो गया, गवर्नर ने साइन कर दिया, ये गलत होगा। एक्चुअली क्या है ना कि सुप्रीम कोर्ट ने जब डिसीजन सुनाया था ना पिछली बार इस साल के शुरुआत में, तो आर्टिकल 142 का इस्तेमाल किया था। ये सुप्रीम कोर्ट के पास पावर होती है कि कंप्लीट जस्टिस दिलाने के लिए वो अपने पावर का इस्तेमाल कर सकती है। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई किया है कि नहीं, यहां पर आर्टिकल 142 का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता इस तरह का लीगल फिक्शन जो है क्रिएट करने के लिए कि आप ऑटोमेटिकली मान लो बिल पास हो गया। लेकिन हां, इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है, सुप्रीम कोर्ट ने आज ये क्लैरिफाई किया है कि जुडिशियल रिव्यू इज स्टिल पॉसिबल। मान लो अगर तमिलनाडु फिर से कोई बिल पास करता है और वो बिल गवर्नर साइन नहीं करते हैं बहुत लंबे समय तक, तो तमिलनाडु उस केस में सुप्रीम कोर्ट के पास केस बाय केस बेसिस पर जा सकती है। केरला गवर्नमेंट केस बाय केस बेसिस पर जा सकती है सुप्रीम कोर्ट के पास और कह सकती है कि देखिए गवर्नर ने जो है ये बिल पास नहीं किया है। तो वो एक एक केस के ऊपर केस बाय केस बेसिस होगा। जो पहले था ना, सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया था कि एक टाइमलाइन दे दिया और उसको सेट कर दिया, अब वो चीज नहीं है। लेकिन हाँ, केस बाय केस बेसिस ये हो सकेगा। अच्छा, आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और बाकी के पर्सपेक्टिव से कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल फाउंडेशंस इसके अंदर है जो आपको समझना है। आर्टिकल 200 में गवर्नर को पावर मिलती है एसेंट देने की, एसेंट विथहोल्ड करने की, बिल को रिटर्न करने की, या फिर प्रेसिडेंट के पास रिजर्व करने की। और इस आर्टिकल के अंदर कहीं पर भी टाइमलाइन की बात नहीं कही गई है, और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि जब कॉन्स्टिट्यूशन में टाइमलाइन नहीं दिया गया है तो यहां पर हम खुद से कॉन्स्टिट्यूशन को रीराइट नहीं कर सकते। अगर हम ऐसा करते हैं तो ये गलत होगा, ये खुद सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। फिर दूसरा, मान लो अगर बिल जो है प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व किया जाता है तो उसके बाद आर्टिकल 201 आता है। इसके अंदर अगेन प्रेसिडेंट को पावर दी गई है कि वो एसेंट दे सकते हैं, विथहोल्ड कर सकते हैं, रोक सकते हैं बिल को, और रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकते हैं। अगेन यहां पर भी कोई टाइमलाइन नहीं दिया गया है। तो एक प्रकार से सेपरेशन ऑफ पावर का मामला यहां पर आ जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन जो है, मतलब हमारा संविधान, गवर्नर और प्रेसिडेंट को डिस्क्रिशन देता है इसके लिए, और ये डिस्क्रिशन जुडिशरी उनसे नहीं छीन सकती। तो ये एक बहुत बड़ा आज जजमेंट आया है, फाइनली डिसाइड हुआ है कि हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने जो बोला था पिछली बार वो गलत था। हाँ, यहां पर एक और चीज सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के पास जो पावर है ना आर्टिकल 142 का, ये भी लिमिट है इसमें। ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट जो चाहे वो कर सकती है आर्टिकल 142 को लेकर। अच्छा, फाइनली अब क्वेश्चन ये है कि अगर मान लो तमिलनाडु को, केरला को, या फिर कोई भी ऑपोजिशन रूल्ड स्टेट को अगर लगता है कि गवर्नर उनके साथ ठीक नहीं कर रहे हैं, गवर्नर बिल पर साइन नहीं कर रहे हैं, तो कितने टाइम के बाद, मान लो 4 महीना चला गया, 5 महीना चला गया, साल भर चला गया, गवर्नर ने बिल पर साइन नहीं किया, तो ये रीजनेबल टाइम क्या होगा? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आज बोला तो नहीं है, लेकिन यहां पर हाँ, सुप्रीम कोर्ट के पास जब मैटर जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट देखेंगे कि बिल किस तरह का है, क्या ये पॉलिटिकली सेंसिटिव बिल है, ऑर्डिनरी बिल है, इसमें कौन कौन से स्टेक होल्डर्स के ऊपर इंपैक्ट आएगा, यहाँ पर बिल रिजर्व क्यों किया गया है, यहाँ पर जो रीजंस हैं डिले के वो क्या हैं, और साथ ही साथ पहले क्या क्या चीजें हो चुकी हैं। तो केस बाय केस बेसिस के ऊपर सुप्रीम कोर्ट आगे डिसाइड करेगी। बट आई होप कि इस वीडियो से आपको एकदम अच्छे से अब समझ में आ गया होगा कि एग्जैक्टली आज हुआ क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही डिसीजन पर एक बड़ा यू टर्न लिया है, और इसका बड़ा इंपैक्ट आएगा हमारे जो भी सेपरेशन ऑफ पावर है लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के ऊपर। आई होप आपको समझ में आया होगा। जाने से पहले एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हो इनमें से कौन कौन से बिल ऐसे होते हैं दैट गवर्नर मस्ट कंपल्सरी रिजर्व फॉर कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट? मतलब अगर कोई भी स्टेट अगर बिल पास करती है तो गवर्नर खुद से
उस बिल के ऊपर साइन नहीं कर सकते, उनको प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व करना ही पड़ेगा। वो कौन कौन से बिल है, ये 2 ऑप्शन में से आपको बताना है और इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप अगले साल यूपीएससी 2026 का प्रीलिम्स दे रहे हैं तो प्रीलिम्स क्रैक करने के लिए स्पेसिफिकली ये सक्सेस इन प्रीलिम्स प्रोग्राम है, जिसके अंदर पूरी जो तैयारी है, जो आपको चाहिए प्रीलिम्स प्रिपरेशन के लिए, वो आपको इसके अंदर दिया जाएगा। लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। यूज दिस कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए, और ये फोन नंबर है, यहाँ पर आप कॉल करिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। दोस्तों यूपीएससी 2027 फाउंडेशन बैच ऑफिशियली स्टार्ट हो चुका है उन एस्पिरेंट्स के लिए जो 2027 अटेम्प्ट को टारगेट कर रहे हैं। यह बैच आपको 0 से लेकर एडवांस लेवल तक प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू हर स्टेज पर कंप्लीट क्लैरिटी देता है। इस बैच में आपको मिलता है टॉप फैकल्टीज का फुल गाइडेंस, 1-on-1 पर्सनल मेंटरशिप, कंप्लीट टेस्ट सीरीज और साथ ही प्रीलिम्स क्लियर करने पर फुल फी रिफंड। मंथली टॉपर्स को मिलता है 11,000 रुपीज का कैश रिवॉर्ड। अब बात करते हैं प्राइस की। यूपीएससी 2027 लॉन्ग टर्म फाउंडेशन बैच सिर्फ 18,999 से अवेलेबल है। सीट्स लिमिटेड हैं, तो स्टडी IQ ऐप खोलो, सर्च करो यूपीएससी 2027 बैच और कोड यूज करो अंकित लाइव, ANKITLIVE। और अगर अभी भी आपको कोई डाउट हो तो इस नंबर पर कॉल करिए 092400239293। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।